नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास हमने ज्योग्राफी के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के बारे में हम सारी चीज़ें कंप्लीट की। किस तरह से आपका प्लेटों के बीच में गति होती है, गति होने के बाद में किस तरह से आपका चट्टानों का निर्माण होता है, उनमें चट्टानों में किस विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, उन मिनरल्स के बारे में हमने एक पॉइंट्स को हमने देखा। और जिस तरह से चट्टानों का कंजर्व यानी कि संरक्षण होता है कि एक चट्टान दूसरे एक चट्टान में कन्वर्ट होती है तो दूसरी चट्टान इस तरह से, तो हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जितने भी चीज़ें थी हमने क्लियर। तो आज की क्लास में हम पृथ्वी के धरातल के अंदर देख लिया, अब हम पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में देखते हैं। तो आज की क्लास हमारी रहेगी पृथ्वी के वायुमंडल से। तो पृथ्वी का वायुमंडल ये हमने आप इससे पहले वाली क्लास में हमने इन चारों लेयर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। पृथ्वी के विभिन्न प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। आपका कौन सा, आपका क्षोभ मंडल, देन समताप मंडल, आपका मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इनके बारे में हमने लास्ट क्लास देख लिया। आपने ये ना देखी हो तो प्रीवियस वीडियो जाके, इससे पहले वाली वीडियो आपको जाके इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। तो आज की क्लास हमारी क्या है कि हमारे वायुमंडल में कि विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु पाई जाने के बाद में कि अलग अलग तरीके का टेम्परेचर पाया जाता है। तो सूर्य का इंसोलेशन कहाँ, सूर्य ताप कहाँ ज़्यादा कम होता है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे आज हम। तो स्टडी करेंगे, करने से पहले मैं आपको इन चारों लेयर्स के बारे में एक बार बता देता हूँ कि आपका सबसे पहली जो लेयर है आपकी पृथ्वी की, आपका क्षोभ मंडल, इसकी 0 से 18 किलोमीटर, 18 से आपका 30 किलोमीटर आपका समताप, देन 50 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल पाया जाता है, देन मध्य मंडल पाया जाता है, देन आयन मंडल पाया जाता है, देन बाह्य मंडल पाया जाता है। तो जो औसतन हमारा वायुमंडल पाया गया है वो पाया गया आपका 1000 किलोमीटर तक। 1000 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल है कि हमको ये भी मैंने बता दिया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद में क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है। 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम देखते हैं कि सूरज का तापमान हमारी पृथ्वी पर आता है तो रेडिएशन किस फॉर्म में आता है, तो वो आता है आपका विकिरण, सोलर रेडिएशन बोलते हैं हम, सोलर रेडिएशन। और जिस तरह से आपका सोलर रेडिएशन आने के बाद में फिर दोबारा से आपका जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, टेरेस्ट्रियल यानी कि पार्थिव विकिरण। तो स्टडी करते हैं हम एक एक इनके बारे में। तो इससे पहले हम सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो पृथ्वी पर कुछ टेम्परेचर बेल्ट यानी कि टेम्परेचर कुछ पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली ताप कटिबंध पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं उनके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से कटिबंध पाए जाते हैं इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सरफेस पर पाए जाने वाले टेम्परेचर बेल्ट कौन कौन सी होती हैं, यहाँ से ये देख रहे होंगे आप कि पृथ्वी हमारी इस तरह से, तो 0 डिग्री रेखा को हम क्या बोलते हैं, हम विषुवतीय रेखा बोलते हैं। और 0 से आपका 23 और 23 आपका नॉर्थ, 23 एंड साउथ, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल जोन। और 0 से 10 डिग्री वाले इसको विषुवतीय रेखीय प्रदेश इसको बोलते हैं। अब इसके ऊपर 0 से आपका 45, तो इसको पोस्ट यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन। देन आपका 60 डिग्री 45 टू 60 डिग्री इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे टेम्परेट जोन। देन आपका 60 टू 90 डिग्री इसको बोलेंगे हम पोलर जोन यानी ध्रुवीय प्रदेश। तो इनमें सूर्य का टेम्परेचर किस तरह से इंक्रीज करता है, मैंने आपको इस चीज को भी बता दिया था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपका 0 डिग्री आपका विषुवतीय रेखा पर क्या बोलते हैं हम, विषुवतीय रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाने पर 23.5 डिग्री नॉर्थ में इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। और साउथ में 23.5 डिग्री आपका मकर रेखा। ठीक है। अब हमारा जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं केवल 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही लंबवत पड़ती हैं। ये मैं आपको यहाँ से रीजन, ये आपका रीजन है। इस रीजन में सूरज की किरणें केवल लंबवत पड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर
इस प्रदेश पर जब सूरज की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होगा। जहाँ हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ क्या होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से उसको वहाँ की जो वायु होगी वो गर्म हो जाएगी, तो हाई टेम्परेचर वहाँ पर होगा तो यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। इस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जलवायु अधिकतम मात्रा में होती है, तो जलवायु जैव विविधता भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी इक्वेटोरियल जोन में। तो इनके बारे में भी हम एक एक करके नेक्स्ट पढ़ते रहेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो सूरज का टेम्परेचर, तो आपका सूरज का टेम्परेचर क्या होता है कि जब आपका सूरज इन दोनों के बीच में यहाँ पर मूव कर रहा है, इक्वेटोरियल जोन से यहाँ पर, यहाँ मैंने आपको बता चुका था, ये आपका 21 मार्च व 23 सितंबर को हमारी सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। जैसे ही आपका यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जाने के बाद में 21 जून को यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं। अब धीरे धीरे जाने के बाद में फिर से आपका सितंबर 23 सितंबर को फिर से भूमध्य रेखा पर, देन आपका यहाँ से दिसंबर यानी 22 दिसंबर को फिर से लंबवत, तो इसी रीजन में सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारे सूरज का जो इंसोलेशन है, हमारा सूरज का जो तापमान किस तरह से पड़ता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपका सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में क्या डिफरेंस होता है। आपका सोलर रेडिएशन किस फॉर्म में, आपके हमारे सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी पर एक फोटोन की फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है मैं बता देता हूँ यहाँ पर, किस में, फोटोन की फॉर्म में आती है। इसे hc/λ, ये ज़्यादा डीप में मैं नहीं बताना चाहूँगा। hc/λ तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, जिनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, तो सबसे ज़्यादा फिर यहाँ से आएंगी जब उनका सूरज की उनकी जब विकिरण होगा, सौर विकिरण होगा, तो उनकी एनर्जी का लेवल जो होगा वो हाई होगा। ठीक है, अब उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी तीव्रता भी ज़्यादा होगी, लेकिन उनका तरंग दैर्घ्य होगा कम। जब तरंग दैर्घ्य कम होगा तो वो कौन सी फॉर्म में आएंगी, आपकी लघु तरंग यानी शॉर्ट वेव की फॉर्म में। जिस तरह शॉर्ट वेव की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में हमारी पृथ्वी पर सूरज की किरणें कितने समय पहुंचती है, हमारी सूरज की किरणें हमारे 8 मिनट 22 सेकंड में सूरज की किरण हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है। तो ये कौन सी वेव होंगी आपकी, किस वेव्स की फॉर्म में पहुंचती है, आपकी शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में। क्वेश्चन फैक्ट बेस पूछा जा सकता है। तो यहाँ से नेक्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी इसे बोलते हैं पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण क्या होता है कि जब आपकी सूरज की किरणें धरती पर आ जाती हैं, जमीन पर आ जाती हैं, तो वहां से गर्म उसको ऊष्मा एब्जॉर्ब करने के बाद में जब दोबारा से ऊष्मा को रिलीज करती हैं, तो उसका एनर्जी लेवल कम होता है। एनर्जी लेवल कम होगा तो उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी, यानी कि उसकी तीव्रता भी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा बड़ी होने की वजह से उसका तरंग दैर्घ्य बड़ी होती है। तो अब ये जो किस फॉर्म में जाती हैं, किस फॉर्म में जाएंगी, ये जाएंगी आपकी लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में, दीर्घ तरंगों के रूप में जाएंगी। अब दीर्घ तरंगों के रूप में जाएंगी तो ये जो डिपेंड करते हैं, एक आपका होता है एल्बिडो ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का, हिंदी में बोलते हैं इसे पृथ्वी का परावर्तन गुणांक। पृथ्वी का परावर्तन गुणांक, जो इंसुलेशन का मतलब होता है सूर्यताप। अगर आपका पृथ्वी का परावर्तन गुणांक, जब परावर्तन यानी कि परावर्तन गुणांक अल्बिडो, ए से डिनोट कर देता हूं, अल्बिडो जब ज्यादा होगा तो इंसुलेशन होगा कम। अगर इंसुलेशन जब ज्यादा होगा तो अल्बिडो उसका कम होता है। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जैसे आपका डे में सूरज की लाइट, हमारे यहाँ पर रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ती है तो अल्बिडो उस समय पर उसका गुणांक होता है, अल्बिडो होता है कम, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलेशन होता है यहाँ पर ज़्यादा। अब इसी तरह से नाइट में सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती, तो इसकी वजह से इंसुलेशन यहाँ पर होता है आपका सूर्यताप कम। इसी तरह से रफ और डार्क सरफेस, यानी कि आपका
जो आपका काला व रफ सरफेस होगा तो उस पर जाके इंसोलेशन क्या होगा, सूरज की जब किरणें पड़ेंगी तो वहां पर क्या होगा, इंसोलेशन वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह से आपका स्मूथ सरफेस या वाइट सरफेस पर जब सूरज की किरणें पड़ेंगी तो वहां पर इंसोलेशन क्या होगा, वहां पर इंसोलेशन कम होगा, क्योंकि वहां से रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो ये तो एक बेसिक कंसेप्ट के लिए बता दिया था मैंने। तो हम बात करते हैं यहां से, मैं बता देता हूं कि किस फॉर्म में। सबसे पहले रेडिएशन, इन दो पॉइंट्स के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं, इनके बेसिस पर इन पॉइंट्स को भी क्लियर कर देता हूं। क्या होता है रेडिएशन, किसमें, शॉर्ट वेव की फॉर्म में चलते हैं। कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैद्युत चुंबकीय तरंगें। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश हमारी धरती पर पहुंचता है। इनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इनको, तो ये हीट ट्रांसफर हमारी धरती पर पहुंचते हैं। अब इसी तरह से क्या होता है, नेक्स्ट आपका हीट इस माध्यम से चालन क्या होता है कि हमेशा जो हीट होती है आपका हीट ट्रांसफर होती है तो हाई से लो की ओर ट्रांसफर होती है, मतलब गर्म से ठंडे की ओर ट्रांसफर होती है। ये आपका कोई हॉट बॉडी है, आपका कोई कोल्ड बॉडी है, हॉट एंड कोल्ड बॉडी। जब तक इसका हॉट बॉडी का टेम्परेचर और इसका दोनों का बैलेंस नहीं हो जाएगा तब तक एक दूसरे की ओर हीट ट्रांसफर होती रहेंगी। लेकिन क्या होता है कि जब तक इनके मॉलिक्यूल्स, एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, इनके मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होती बल्कि उनकी ऊष्मा यानी ऊर्जा के रूप में हीट ट्रांसफर होती रहती है, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। नेक्स्ट है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है कि इस माध्यम में क्या होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हीट ट्रांसफर होने के साथ साथ में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर, ये आपका छोटे छोटे कण यहां से अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस से, ये जो होता है आपका लिक्विड, द्रव एंड गैसेस, इन दोनों फॉर्म में होता है, क्योंकि यहां से आपके हीट का जो हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी, हीट जो ट्रांसफर होगी वो किससे, जैसे मैं बता देता हूँ कि एयर सरफेस पर जो एयर होगा वो आपका सरफेस पर एयर कोल्ड एयर होगा। जैसे ही आपका रेडिएशन आता है, रेडिएशन आने के बाद में तो वो आपका हॉट होती है, तो हॉट होने के बाद में वो ऊपर चली जाती है, एयर गर्म वायु ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद में क्या होता है, फिर से दोबारा से ठंडी वायु जमीन के स्तर पर आती रहती है। तो ये आगे डिस्कस करते हैं, तो इनको समझना आपको जरूरी है उस चीज को पढ़ने से पहले। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर अपने वायुमंडल से। जैसे जैसे अब मान लीजिए सूरज की किरणें पृथ्वी पर आती है, जितनी यूनिट आपकी, ये आपकी सनलाइट आती है, आने के बाद में क्या होता है कि जो 100 यूनिट्स आती है, लेकिन क्या होता है कि 31 यूनिट हमारे जो एटमॉस्फेयर, हमारे जो वातावरण है, वायुमंडल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अब इन लेयर्स के बीच में 31 यूनिट्स हमारे इन लेयर्स के बीच में एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। देन आपका 4 यूनिट्स आपके ग्लेशियर एंड अदर थिंग्स से रिफ्लेक्ट होने के बाद में यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपका फिर बढ़ता है 18 यूनिट्स जो आपका अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं हमारी अर्थ पर, स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में अल्ट्रावायलेट रेज में, यहाँ से 18 यूनिट जो आपका आइसोलेशन यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बचता है आपको 47 यूनिट, लगभग 47 यूनिट ही हमारे अर्थ तक आ पाता है। अब यहाँ से आने के बाद में, अर्थ सरफेस पर आने के बाद में, इस अर्थ सरफेस पर एनर्जी, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी का औसतन तापमान माना गया है वो 15 डिग्री माना गया है। अब इसको हाईली टेम्परेचर तक अब डाल दिया जाता है, लगभग 30 कहीं पर अलग प्लेसेस पर अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो सबसे 30 आपका मैक्सिमम जो टेम्परेचर 57 डिग्री जो आपका अफ्रीका महाद्वीप का होता है मैक्सिमम टेम्परेचर, तो वहां से अलग अलग टेम्परेचर धरती पर होता है। अब यहां से आने के बाद में ये क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल यानी कि पार्थिव विकिरण के रूप में बाहर जाता है, पार्थिव विकिरण के रूप में बाहर जाता है। तो यहां से जाने के बाद में कुछ यहां अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अर्थ सरफेस के द्वारा ही अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कुछ आपका टेम्परेचर इनके द्वारा, जैसे जैसे आप देखते होंगे कि यहाँ टेम्परेचर ऊपर जाने के बाद में टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ इन टेम्परेचर यहाँ पर जाने के बाद में आपकी गर्म वायु
एक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इनका कंडक्शन के होता जाने के बाद में क्या होता है कि वहां तक इतने एटमॉस्फेयर को गर्म कर पाती हैं। तो यहाँ से जाने के बाद में इतना ही एटमॉस्फेयर आपका क्षोभ मंडल तक ही गर्म हो पाता है, जिसकी वजह से बाहर अगर हमारे पार्ट्स में समताप मंडल, आयन मंडल, यहाँ तक आपकी गैसेस का कंसंट्रेशन हाई ना होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ यूनिट्स हमारी वेव्स, लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ आने के बाद में जो आपका टेम्परेचर, यहाँ आपका टेम्परेचर अर्थ के सरफेस पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर नहीं निकल पाती। इसके और भी फैक्टर्स हैं कि हमारी पृथ्वी पर और फैक्टरों की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जैसे आपका ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे आपका हो गया आपका वाटर वेपर होता है। यहां मैं बात दिखा देता हूं आपको। क्या होता है कि हमारी अर्थ पर वाटर वेपर की फॉर्म में जल बाष्प और ग्रीन हाउस गैसेस, जल बाष्प ही ग्रीन हाउस गैस की तरह रिएक्ट करने लगता है कि, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव को दोनों को ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने के साथ साथ में क्या होता है, फिर पूरे सारे के सारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर मैं बता देता हूँ जैसे ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है कि मान लीजिए ग्रीन हाउस गैसेस, ये आपका शॉर्ट वेव की फॉर्म में आपका रेडिएशन पृथ्वी तक आ जाता है और लॉन्ग वेव की फॉर्म में रेडिएशन बाहर जाता है। तो ये शॉर्ट वेव के लिए ग्रीन हाउस गैसेस ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी कि पारदर्शी होती हैं, और लॉन्ग वेव के लिए, दीर्घ तरंगों के लिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती, यानी कि ट्रांसपेरेंट इसकी अपारदर्शी होती हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे पारदर्शी, इसे बोलते हैं अपारदर्शी। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अर्थ के सरफेस में ही ग्रीन हाउस गैसेस का टेम्परेचर अधिक होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है कि पूरी हमारी जो ओवरऑल अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसको हम डीप में स्टडी करेंगे आगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो यहां इस कंडीशन को देखते हैं कि हमारा टू कंडीशंस होती हैं कि जब हमारा अर्थ सरफेस पर सूर्य का आइसोलेशन ज्यादा होता है, दिन में ज्यादा होगा और नाइट में आपका, दिन में आइसोलेशन ज्यादा होता है, नाइट में आपका आइसोलेशन कम होता है। तो दिन में आइसोलेशन ज्यादा होगा तो यहां से आपका दिन में आइसोलेशन जो ज्यादा होगा तो टेम्परेचर यहां पर ज्यादा हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, तो नाइट में आइसोलेशन कम, सूर्य तब कम हो जाएगा। तो यहां से ये क्या होगा पूरी तरह से, तो ऐसी जगह जो कौन सी होती है, ये डिपेंड करता है आपका सरफेस के ऊपर। तो ऐसा एक सरफेस है हमारा, एग्जाम्पल में बता देता हूं, जैसलमेर राजस्थान में, जैसलमेर जो कहाँ है, राजस्थान में आप देखते होंगे कि आपका दिन गर्म और रातें ठंडी। उसका रीजन क्या है कि वहां पर दिन में जो आपका सूर्य तप होता है वो बहुत ज्यादा होता है और रात में वहां का आइसोलेशन बिल्कुल कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसका रेतीले मैदान पाए जाते हैं। रेतीले रेगिस्तान की वजह से क्या होता है, आइसोलेशन कम पाया जाता है और उसकी वजह से नाइट में रातें ज्यादा ठंडी होती है। अब इसी तरह से एक और कंडीशन बनती है हमारी, एक कंडीशन क्या बनती है कि ये आपका कोई भी आपका कोस्टल रीजन है, क्योंकि तटीय मैदान है। एग्जाम्पल मुंबई का तापमान कम और बराबर दोनों बैलेंस कैसे रहता है। मान लीजिए आपका सोलर रेडिएशन होता है कि वहां पर कोस्टल रीजन की वजह से क्या होता है, कोस्टल रीजन की वजह से वहां की जो जल वाष्प होता है, आपका जल वाष्प में क्या होता है कि रेडिएशन आता है शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में क्या होगा कि दिन ये क्या होगा कि अब्जॉर्ब कर लेगा। मैंने यहां पर बता दिया था आपको कि वाटर वेपर आपका ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करेगा। तो यहां से क्या होगा कि वाटर वेपर शॉर्ट वेव को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा कि दिन में गर्मी कम पड़ेगी।
अब दिन में गर्मी कम पड़ेगी तो इसी तरह से लॉन्ग यहाँ से जो आपका अर्थ का रेडिएशन बाहर निकलेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि नाइटें, आपकी जो रातें होंगी वो भी आपकी कम ठंडी होंगी। तो यहाँ कंडीशन क्या बनती है आपकी मुंबई में, दिन जो होते हैं आपके कम गर्म होते हैं, इसी तरह से रातें ठंडी होती हैं। यहाँ पर ना तो ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं और ना ही ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं। तो ये आपका किसका इफेक्ट है, आपका ये है सूर्य तप का। तो ये तो था, हमने यहाँ से आज की क्लास में इतना स्टडी किया कि किस तरह से टेम्परेचर बेल्ट पर कौन सा इफेक्ट होता है। ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। यहाँ कि किस तरह से हमारी एयर्स का प्रेशर, मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, जहाँ जिस प्लेस पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर लो प्रेशर की कंडीशन बन जाती है। लो प्रेशर की जहाँ कंडीशन होगी वहाँ पर क्या होता है, आपकी हल्की वायु, मतलब आपकी ठंडी वायु होगी, ठंडी जो हवा होगी वो उस स्थान को घेरने की कोशिश करेगी। उस स्थान को घेरने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, उसके धरातल पर इस तरह से ऊपर जाने के बाद में मूव करेगी। ये सब चीज़ें हम आगे की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेसिकली, क्योंकि आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने ओवरव्यू, इस चीज़ का ओवरव्यू पढ़ा, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हो गई? स्टॉप करो।